नमस्कार दोस्तों, स्टडी करना 24 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बिहार शिक्षक भर्ती साइंस 6 to 8 के लिए एक महत्वपूर्ण क्लास लेके आए हैं, जिसमें हम जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात करेंगे। क्लास शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल स्टडी करना 24 को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आइए क्लास शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा होती है 80 से 90%। मानव रक्त प्लाज्मा में 80 से 90% भाग जल होता है। मानव रक्त प्लाज्मा में 80 से 90% भाग जल का होता है। दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। रक्त में पाई जाने वाली धातु है, कौन सी धातु रक्त में पाई जाती है? आयरन यानी लोहा। Fe। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? लोहा। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पे होता है? किडनी में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अधिकतम पोषक तत्व कहाँ अवशोषित किए जाते हैं? अधिकतम पोषक तत्व कहाँ पे अवशोषित किए जाते हैं? छोटी आंत में। कहाँ पे अवशोषित किए जाते हैं? छोटी आंत में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? जब भी पूछा जाएगा लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। लार किसके पाचन में सहायक होता है? किसके पाचन में सहायक होता है? लार स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। बढ़ते हैं आगे। बात करते हैं कि मानव के आमाशय में अम्ल उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है मानव के आमाशय में? हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्ल। कौन सा अम्ल? HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl। कौन सा? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl अम्ल पाया जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को पेप्टाइड्स में। किसमें? पेप्सिन प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स में बदल देता है। आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? यानी पित्त बनता कहाँ है? पित्त बनता है यकृत में। कहाँ पे बनता है? पित्त बनता है यकृत में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। पित्त यानी बाइल जमा कहाँ पे होता है? यानी इकट्ठा कहाँ पे होता है? पित्ताशय में। पित्त बनता है यकृत में और इकट्ठा होता है पित्ताशय में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? किस फॉर्म में? सिस्टोल और डायस्टोल फॉर्म में। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120 mm बटे 80 mm। यानी जो सिस्टोल होता है, सिस्टोल कितना होता है? सिस्टोल होता है 120 mm। सिस्टोल कितना होता है? 120 mmHg होता है। और डायस्टोल जो होता है, डायस्टोल होता है 80 mmHg। यानी सिस्टोल और डायस्टोल के फॉर्म में पूछा जाएगा तो 120 बटे 80 mmHg होता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? सिस्टोल 120 होता है और डायस्टोल 80 mmHg होता है। इसके अलावा बात करते हैं अगले प्रश्न की। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप में क्या परिवर्तन होता है? दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? बढ़ जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। मानव शरीर में हृदय का कार्य है। मानव शरीर में हृदय का क्या कार्य है? पंपिंग स्टेशन की तरह हृदय कार्य करता है। किस तरह कार्य करता है? पंपिंग स्टेशन का कार्य करता है। हमारा हृदय पंपिंग स्टेशन का कार्य करता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। रक्त में लाल रंग
किसके कारण होता है? रक्त का जो लाल रंग होता है वह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में होता है, क्या होता है? लोहा। क्या होता है? Fe, आयरन, यानी लोहा होता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन होता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। हीमोग्लोबिन का शरीर में क्या कार्य है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। इसके अलावा बात करते हैं हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण घटक है आरबीसी का। किसका? आरबीसी का, रेड ब्लड कार्ब सेल्स का। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हीमोग्लोबिन का कार्य। हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन को ले जाना। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन ले जाना। ऑक्सीजन ले जाने का कार्य कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन ले जाना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रक्रिया कौन प्रारंभ करता है? कौन प्रारंभ करता है? WBC, यानी वाइट ब्लड कार्ब सेल्स। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? WBC, यानी श्वेत रुधिर कणिकाएं जो होती हैं हमारे शरीर में, वह सैनिक का काम करती हैं, वह रोग प्रतिरोधक का कार्य करती हैं। WBC। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करते हैं लाल रक्त कणिकाएं यानी RBC कहाँ उत्पन्न होती हैं? अस्थि मज्जा में, यानी बोन मैरो में लाल रक्त कणिकाएं उत्पन्न होती हैं। अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करते हैं किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? स्प्लीन या प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है स्प्लीन या प्लीहा को। बहुत ही महत्वपूर्ण, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो स्प्लीन या प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करते हैं मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है 120 दिन। कितना होता है? 120 डेज, यानी 120 दिन मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? यकृत। पचे हुए भोज्य पदार्थ का विषैले पदार्थों का कौन सा अंग चूषण करता है? पचे हुए भोजन में मौजूद जो विषैले और टॉक्सिक पदार्थ होते हैं, कौन सा अंग उसका चूषण करता है? यकृत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करते हैं मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पे होता है? पीछे हम इसकी बात कर चुके हैं। अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में। मानव शरीर में आरबीसीज यानी लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। सफेद रक्त कण यानी WBC का मुख्य कार्य क्या है? WBC का मुख्य कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, यानी यह सैनिक जो WBC होती हैं हमारे शरीर में, वह सैनिक का काम करती हैं या रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करते हैं मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? तो मनुष्य के मेरुदंड से निकलती हैं 31। मनुष्य के मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? 31 जोड़ी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र होता है, कौन सा होता है? कशेरुक रज्जु। कौन सा होता है? कशेरुक रज्जु। यह प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र होता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? जो स्तनधारियों में यूरिया जो बनता है वो कहाँ पे बनता है? लीवर में बनता है। स्तनधारियों में यूरिया बनता है लीवर यानी यकृत में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न।
मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? मूत्र का पीला रंग जो होता है वह यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण होता है। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग हल्का पीला होता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है नेफ्रॉन। कौन सी? नेफ्रॉन किडनी यानी गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण जमता है? हिपैरिन के कारण। किसके कारण? हिपैरिन के कारण मानव शरीर के भीतर खून नहीं जमता है। मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? हिपैरिन के कारण नहीं जमता है। मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो वह हिपैरिन के कारण नहीं जमता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करते हैं अगले प्रश्न की। आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है? थायरॉक्सिन हार्मोन। बात करते हैं अगले प्रश्न की। मानव के श्वेत रक्त कण यानी WBC का व्यास कितना होता है? WBC का जो व्यास होता है वह 007 mm होता है। कितना होता है? 007 mm WBC का व्यास होता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अपोहन यानी डायलिसिस का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? ब्रिक। अपोहन यानी डायलिसिस का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए जो ब्रिक काम करता है वही डायलिसिस के माध्यम से कार्य किया जाता है। जब किडनी काम नहीं करती है तो व्यक्ति को डायलिसिस पर रखा जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। संवेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? स्वेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? शरीर के तापमान के नियंत्रित करने के लिए। स्वेदन की बात करें तो स्वेट यानी पसीना किसके नियंत्रण के लिए होता है? तो पसीना जो होता है वह शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए होता है। स्वेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? स्वेदन माने पसीना शरीर के तापमान के नियंत्रण करने के लिए होता है। सामान्यतः निषेचन होता है। कहाँ पे होता है? मनुष्य की बात की जा रही है। मनुष्य में सामान्यतः निषेचन जो होता है वह गर्भाशय में होता है। निषेचन कहाँ पे होता है? गर्भाशय में होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करते हैं जीवन रक्षक हार्मोन की। किसकी बात करते हैं? जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? जीवन रक्षक हार्मोन स्रावित होता है एड्रिनल ग्रंथि से। किससे? एड्रिनल ग्रंथि से। बात करते हैं अगले प्रश्न की। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि। बात करते हैं अगले प्रश्न की। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु प्रयोग किया जाता है अल्ट्रासाउंड का। आशा है कि क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल स्टडी कॉर्नर 24 को सब्सक्राइब न किए हो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।